Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. So guys, how are you all? I hope you all are well and you are enjoying. So let's start a new lecture on the topic motion. So by now we have covered the velocity. The latest thing we have covered is acceleration, not velocity. Acceleration, velocity, speed, displacement, distance, and then the basic things about motion. So all these things we have covered, and I hope that all these things, all these terms are clear in your mind. So first we'll revise it. So distance is basically what? Distance. When we cover any path, we just add the complete length of the path. Small, whatever turns, everything, completely path length will be called as distance. Distance between, or the shortest distance between initial and final point is displacement. Speed is rate of covering a distance, right? Speed is what? Rate of covering a distance. So in whatever time is required to cover a particular distance, speed will be calculated as total distance covered divided by total time taken. Then the next term comes velocity. So velocity is the displacement divided by time. What is the time required to cover a displacement or to change your position? When we are talking about displacement, we will just see the initial position and the final position. So simply the rate of change of your position, your rate of change of displacement will be called velocity. Next we had seen acceleration, and acceleration was rate of change of velocity. So the distance will have units meter or kilometer or centimeter, distance and displacement. If we talk about velocity or speed, meter per second, kilometer per hour, these are the standard notations we use. Otherwise we can also write kilometer per second, but there should be distance or meter या फिर units of distance in the numerator and unit of time in denominator. हम लिख सकते हैं मीटर पर आवर. So these can be used, लेकिन जो जनरली ज्यादा यूज होते हैं वो ये है. ये क्या है? SI यूनिट. ये है SI यूनिट. ठीक है. तो दिस इज फॉर वेलोसिटी और स्पीड. फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर पर स्क्वायर आवर. ठीक है. दीज आर फॉर एक्सेलरेशन. ये क्या था? स्पीड वॉज डिस्टेंस बाय टाइम एंड वेलोसिटी वॉज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. और एक्सेलरेशन क्या था? एक्सेलरेशन ए इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड. उस चेंज को होने में कितना टाइम लगा. सो टाइम टेकन. तो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सेलरेशन, उस केस में क्या हम पढ़ते हैं कि जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है. वो हो सकता है इंक्रीज हो रही हो सकता है डिक्रीज हो रही हो. किस रेट से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है? अगर वो यूनिफॉर्म रेट से हो रही है कि हर सेकेंड में उतना ही इंक्रीमेंट होगा या उतना ही डिक्रीमेंट होगा हर एक सेकेंड में, देन इट विल बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. और अगर जो एक्सेलरेशन है या फिर जो वेलोसिटी है वो किसी भी रैंडम तरीके से चेंज हो रही है, कभी बहुत एकदम से बढ़ गई, कभी अचानक से कम हो गई, कभी धीरे से बढ़ रही है, सो दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं. मैंने आपको एक एक्सप्रेशन बताया था हाँ इसी के लिए कि a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी. ठीक है. चेंज के लिए क्या लिखेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. राइट. अब जो नया हम टर्म पढ़ेंगे, जो कि हम देख चुके हैं, हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर ली है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है. अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है मतलब कांस्टेंट है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी. ये तीन यूज किया मतलब सेम, और दो यूज किया मतलब इक्वल. ठीक है. तो ये तो कोई नंबर नहीं है ना कि हम इक्वेट करेंगे. ये कुछ टर्म्स हैं जो कि सेम मीनिंग बताते हैं. कांस्टेंट वेलोसिटी. यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, उसको हम यूनिफॉर्म मोशन भी बोलते हैं. इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट है. आप पहले भी 4 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे, बाद में भी 4 मीटर पर सेकंड से, और मतलब हमेशा 4 मीटर पर सेकंड से ही चल रहे हैं. दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. मतलब आप हमेशा हर एक सेकंड में 4 मीटर ही कवर करेंगे. दैट इज यूनिफॉर्म मोशन.
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर मैंने बोला तो कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या आया था, व्हाट वाज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, इट वाज a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी, a इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाई t, ये था, ठीक है। ये है फाइनल वेलोसिटी, क्या है ये फाइनल वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पे अगर ये a क्या है, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, राइट, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी टाइम t में, जैसे मान लो इनिशियल वेलोसिटी, अगर पहले हम ऐसे रैंडम एग्जांपल लेते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, और हमारे पास एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, या फिर ले लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। कांस्टेंट एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हम एक ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं, t इज इक्वल टू 0 पे उसकी कंडीशन थी इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, और फिर उस पे एक एक्सेलरेशन लगा रहे हैं हम 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। इसका मतलब क्या हुआ, 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी विल चेंज बाय 4 मीटर पर सेकेंड इन एवरी सेकेंड, मतलब t इज इक्वल टू 1 पे क्या हो गया, t इज इक्वल टू 1 पे हो गया 2 प्लस 4, फिर क्या हो गया 2 प्लस 4 प्लस 4, फिर क्या हो गया 2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है। तो ये हो गया t इज इक्वल टू 2 पे, ये हो गया t इज इक्वल टू 3 पे। ऐसे अगर हमने कोई टाइम t लिया है ना, ये हम लोग t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2, अब बहुत काफी दूर तक का टाइम हम ले रहे हैं, t इज इक्वल टू सम t, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 4 इंटू 1, 2 प्लस 4 इंटू 2, 2 प्लस 4 इंटू 3, इसका मतलब हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया एक्सेलरेशन, और ये हो गया टाइम। ये देखो t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू t, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 प्लस 4 इंटू t, है ना। तो u प्लस a इंटू टी, क्या लिखेंगे u प्लस ए टी इज इक्वल टू क्या आएगा, उस पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी, किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी क्या होगी, टाइम t इज इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी क्या होगी, तो t इज इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी होगी v एट t इज इक्वल टू 3 विल बी इक्वल टू हाउ मच, u, है ना। तो u है 2 प्लस a है 4 और टाइम क्या है 3, ठीक। तो किसी भी t टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, u प्लस a इंटू टी, टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम हर जगह। और अगर आप यहां से आप डायरेक्टली देखो तो व्हाट यू कैन राइट, v इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाओ, v इज इक्वल टू a इंटू टी, v, या फिर स्टेप बाय स्टेप करते हैं, v माइनस यू इज इक्वल टू टी को इधर लेके जाओ, a इंटू टी, और v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या आया, u प्लस a इंटू टी, u प्लस a इंटू टी। अब यहाँ पे और एक चीज हम देखेंगे कि अगर एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म है या फिर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, इन दैट केस वी कैन डायरेक्टली राइट द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी can be written as, average velocity can be written as v plus u divided by 2। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है और ये इंटरवल में आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी थी u इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी थी v, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इन दिस पाथ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते थे, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जिस भी इंटरवल के बीच में, इस इंटरवल के बीच में, इन दिस इंटरवल यू आर ट्राइंग टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी यू कैन डायरेक्टली राइट v प्लस u बाई 2, फाइनल, उस इंटरवल में फाइनल वेलोसिटी प्लस उस इंटरवल की इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। तो दिस वे यू कैन फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी। अभी आगे जाकर के जब हम इक्वेशंस देखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें भी मैं आपको ये बात एक बार और बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपके मैंने ये बता दिया कि अगर हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आप यहाँ देख रहे हो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो सिंपली आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। किसी भी लंबे टाइम इंटरवल में यू कैन राइट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और हम लोग अभी वैसे भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले केस ही पढ़ने वाले हैं, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर है तो उस केस में आप एवरेज वेलोसिटी भी डायरेक्ट निकाल सकते हो इफ इन दैट गिवन इंटरवल आपको
initial velocity, final velocity is given, then you can directly write average velocity is equal to v plus u by 2. v plus u by 2. Clear? v plus u by 2. This is the average velocity. ठीक है भाई. Now next thing which we are going to start is graphs, and from those graphs we will derive the equations at the end. So graphs for different cases, आपको अलग अलग डिस्टेंस का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, वेलोसिटी का ग्राफ, ये सारे ग्राफ आपको अभी हम लोग सिखाएंगे. ठीक है. तो ग्राफ्स कई तरह के हो सकते हैं. टाइम के साथ हम प्लॉट कर सकते हैं, डिस्टेंस के साथ प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग सबसे सिंपलेस्ट ग्राफ ही देखेंगे. तो पहला आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ. जैसे आपको ये दे दिया जाए कि भाई अलग अलग टाइम पे किसी पार्टिकल की डिफरेंट पोजीशंस थी. ठीक है. आपको टाइम टी दे दिया जाए और अलग अलग टाइम पे उसकी पोजीशन दे दिया जाए कि किस पोजीशन पे वो था. फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट, किसी एक रेफरेंस पॉइंट पे वो किस पोजीशन पे था. रेफरेंस पॉइंट मतलब 0, तो वो 1 पे था कि 2 पे था कि 10 पे था, कहाँ था. तो लेट्स से टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, ऐसे 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, उसके बाद फिर डायरेक्ट मान लो आपको 10 सेकेंड दे दिया कि 10 सेकेंड पे कहाँ था. तो 1 सेकेंड पे लेट्स से इट वाज एट 5 मीटर, देन 10 मीटर, 20 मीटर. यहाँ पूरा मीटर में ही है, मैं बार बार मीटर नहीं लिखूंगी, और ये सेकेंड में ही है, बार बार सेकेंड नहीं लिखेंगे. 20, 5, 10, 15, 20. ठीक है. एंड यहाँ पे 50. क्लियर है. तो यहाँ पे क्या है, 5 मीटर, 10 मीटर, 15, 20, एंड लाइक दैट इट इज एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, इट इज एट 50 मीटर. अब इसको आपको प्लॉट करने बोला जाए कि टाइम एंड उसके डिस्टेंस को प्लॉट करो. ठीक है. t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे, ये 0 पे था. t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल वॉज एट रेफरेंस पॉइंट, वो जहां से हमने स्टडी करना शुरू किया है, जिसको हमने ओरिजिन माना है, उसी पे था वो. तो अब धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, दूर जा रहा है. तो नाउ लेट्स से ये t इज इक्वल टू 1, ये t एक्सिस है, ये डिस्टेंस एक्सिस है. t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एंड लाइक दैट 10. ठीक है. टाइम इन सेकेंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. And वैसे 5, 10, 15, 20 like that, 25, 50, 25, 30, 35, 40, 45, 50. ठीक है. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. करेक्ट. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. क्लियर. अब हमें ये बोला कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे वो कहाँ पे है, 5 मीटर पे. ये डिस्टेंस किसमें, इन मीटर. t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे दैट पार्टिकल इज एट 5. ठीक है. अब ये ग्राफ आपको सब कुछ बता देगा. ग्राफ आपको डायरेक्टली सब कुछ बता देगा कि पार्टिकल कहाँ पे है. तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल वॉज एट 5. t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे इट वॉज एट 10. है ना. ग्राफ से आप टेबल देखते रहो. t इज इक्वल टू 15 पे इट वॉज एट t is equal to 3 पे it was at 15. t is equal to 4 पे it was at 20. t is equal to 5 पे it was at 25. ठीक है. अब ये थोड़े से यहाँ पे ये जो है यूनिफॉर्मली नहीं बना है ना, यहाँ पे इनके बीच में गैप ज्यादा हो गया, कम हो गया. तो वैसे अगर आप देखो तो आपको उसके बाद क्या गिवन है कि t is equal to 10 पे it was at 50. है ना. t is equal to 10 पे कहाँ था, 50 पे था. इन सारी लाइंस को अगर आप ज्वाइन करो तो इस तरीके से ग्राफ मिलेगा. ये पॉइंट यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये पॉइंट यहाँ आएगा. ठीक है. तो इस तरीके से ये जो ऑब्जेक्ट है, जो भी जिस भी ऑब्जेक्ट के बारे में गिवन है, कोई व्हीकल होगा, कुछ होगा, उसके बारे में आपको गिवन है कि इट इज मूविंग इन सच अ वे दैट उसका 1 सेकेंड पे यहाँ है, 2 सेकेंड पे यहाँ है, 3 सेकेंड पे यहाँ है, एट दीज पर्टिकुलर डिस्टेंसेज. ठीक है. तो ये उसका मोशन का तरीका है कि वो अलग अलग टाइम पे इन जगहों पे है. अब आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ कि t इज इक्वल टू 8 पे, t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट. ठीक है. फ्रॉम ग्राफ आपको ये बताना है. अच्छा, ये यहां से स्टार्ट हुआ है ना, इस तरीके से स्टार्ट हुआ है ग्राफ. एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, वो दिख नहीं रहा है बिकॉज ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया और छोटा हो गया, फिर ये बड़ा हो गया, तो यूनिफॉर्म रहना चाहिए था ना.
तो अब यहाँ पे क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन t इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स। अब यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस भी 0 था, यहाँ पे खड़ा था वो पार्टिकल। t इज इक्वल टू 1 पे वो कहाँ खड़ा है, 5 मीटर पे। t इज इक्वल टू 2 पे कहाँ खड़ा है, 10 मीटर पे खड़ा है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई t इज इक्वल टू 8 पे वो कहाँ खड़ा था, तो इसको एक्सटेंड करेंगे। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट t इज इक्वल टू 8 से हम गए ग्राफ पे, हमें ग्राफ पे जाना है भाई, ग्राफ ही दिखा रहा है ना कि उसकी पोजीशंस क्या क्या है अलग अलग टाइम पे। तो t इज इक्वल टू 8 पे हम गए और हमने ग्राफ से ज्वाइन किया और फिर उसको इधर कनेक्ट किया, तो हमें ये पॉइंट मिला। अच्छा, t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे पार्टिकल का डिस्टेंस कवर्ड कितना है, डिस्टेंस कवर्ड इज 40 मीटर्स। ठीक है, तो ये हम लोग डायरेक्टली ग्राफ से बता सकते हैं कि इस तरीके से आएगा। इसको थोड़ा सा सॉलिड लाइंस बना देते हैं बिकॉज अभी इनकी जरूरत भी पड़ेगी। तो ये ग्राफ कैसा हुआ, ये ग्राफ ऐसा हुआ कि हम लोग एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे यहाँ 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में कितना टाइम है, 1 सेकेंड का टाइम है, उतनी देर में हम कितना चले, 5 मीटर। फिर यहाँ पे भी आपके पास 1 सेकेंड का टाइम है, कितना चले, 5 मीटर। फिर आपके पास 1 सेकेंड का टाइम है, कितना चले, 5 मीटर, है ना। तो आप 5 मीटर करके कवर करते जा रहे हैं इन एवरी 1 सेकेंड। इसका मतलब अगर आप एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में फिक्स डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो आप कैसी स्पीड से चल रहे हैं, यूनिफॉर्म। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज द ग्राफ। अगर आपको कांस्टेंट स्पीड वाले ग्राफ है, कांस्टेंट स्पीड वाले जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस को हम एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कांस्टेंट वेलोसिटी वाले जो आपके डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो इस तरीके से दिखाई देंगे। कैसे, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मतलब कि कैसा है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं। और अगर आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो तो वेलोसिटी स्पीड एक ही बात हो जाती है ना, अगर आप टर्न नहीं ले रहे हो तो। और अभी हम वही स्टैंडर्ड केस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर दी यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। अगर मैं आपको एक ग्राफ दूं और मैं पूछूं कि बताओ यहाँ पे ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंड दिस इज द टाइम, और ये है आपका 0 0, ये है 10 मीटर, ये है 20 मीटर। नाउ ग्राफ है ये, दिस इज द ग्राफ। ये डिफरेंट टाइम, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस, 1 सेकेंड, 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे बताओ कि ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटिंग। सोच के देखो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट चल रहा है, नहीं चल रहा है, रेस्ट में है, वो खड़ा है एक ही जगह पे, क्या शो कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो अगर आप सोच के देखो तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट, मैं तो बोलूंगी ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है भाई, खड़ा है एक ही जगह पे। इज इट ट्रू, सोचो, इज इट ट्रू, क्या ये एक ही जगह पे खड़ा है। यस, टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम आप 1 सेकेंड पे जाओ तब भी ये कहाँ है, 10 मीटर पे, 2 सेकेंड पे जाओ तब भी 1 मीटर, 10 मीटर, 3 सेकेंड पे भी 10 मीटर, 4 सेकेंड पे भी 10 मीटर, 5 सेकेंड पे भी 10 मीटर, 8 सेकेंड पे भी 10 मीटर। इट मीन्स इट इज ऑलवेज एट अ डिस्टेंस ऑफ, हमेशा कहाँ खड़ा है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया और वहां एक ऑब्जेक्ट है, कोई कार होगी या कोई चेयर होगी वहां पे रखी हुई होगी, हम उसके मोशन का ग्राफ बना रहे हैं। तो हमने देखा कि 5 घंटे भी निकल गए तो वही रखा हुआ था, इट वॉज केप्ट देयर ओनली। इसका मतलब दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इट इज नॉट मूविंग, उसकी पोजीशन कांस्टेंट है, उसकी पोजीशन कांस्टेंट है, टाइम चेंज हो रहा है, टाइम इज इंक्रीजिंग बट इट्स पोजीशन इज कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज 10 मीटर ओनली। सो ये क्या हो जाएगा, इट इज ऑलवेज at a distance of 10 meter from the reference point, या फिर its displacement, its position is constant, है ना, its position या फिर distance या फिर displacement is constant, है ना, हमेशा वो इससे उतने ही डिस्टेंस पे 10 मीटर के डिस्टेंस पे ही खड़ा है। दिस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस हमेशा 10 ही है।
सो जो आपका अगर जो रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में जो पार्टिकल है उसका ग्राफ कैसा आएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा आएगा, लाइन पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस, लाइन पैरेलल टू दी एट रेस्ट, लाइन पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस। ठीक है, मैंने आपको दो तरह के ग्राफ बता दिए, एक कि इसका डिस्टेंस कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है ना, और इसको हम बोलते हैं लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, मतलब कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, 5 पहले 5 चला, फिर 5 चला, फिर 5, फिर 5, फिर 5, ऐसे ऐसे करके हर 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है ना, 5 से 10 पे गया, फिर 10 से 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50। सो इन दिस केस इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर आप बोल सकते हो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, बट इन दिस केस आप क्या बोलोगे कि भाई उसका स्पीड 0 है, अगर वो रेस्ट में खड़ा है इसका मतलब स्पीड 0 है, स्पीड इज 0, वेलोसिटी इज 0। ठीक है, उसकी पोजीशन कैसी है, पोजीशन फिक्स्ड है, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, वो वहीं खड़ा है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम दी रेफरेंस पॉइंट इज ऑल्सो 0, इट इज नॉट मूविंग, अब मूव ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसकी कोई स्पीड ही नहीं है, उसकी स्पीड 0 है। तो मैंने आपको 2 ग्राफ बता दिए, अब हम लोग तीसरा ग्राफ देखते हैं। ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन का, और वो हो गया कोई मोशन नहीं है, स्पीड 0 है, इसका मतलब अगर स्पीड 0 है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आएगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब अगर रैंडमली कुछ भी मोशन कर रहा है उसका ग्राफ देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। अब लेट्स से आपको दिया है टाइम एंड इट्स पोजीशन, ठीक है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइक दैट, 10 सेकेंड्स। ठीक है, पोजीशन फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। तो अब यहाँ पे क्या है, मान लो t इज इक्वल टू 0 पे था, t इज इक्वल टू 1 पे इट हैज कम टू 2 मीटर। ठीक है, 2 पे चला गया मान लो 4 मीटर पे, फिर चला गया फिर आ गया है ये लेट्स से अगेन 2 मीटर पे, फिर आ गया है 4 मीटर पे, देन 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, देन 8 मीटर, देन 10 मीटर, और उसके 10 सेकेंड पे इट इज एट 15 मीटर, 15 नहीं 12 मीटर ले लो, नहीं तो ग्राफ को बड़ा बनाना पड़ेगा। क्लियर? सो नाउ ये है t इज इक्वल टू 1, 2, वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 लाइक दैट। ठीक है, तो ये हो गया t इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेकेंड पे 12 पे है, मान लो 11, 12 तक ले लेते हैं, 11 सेकेंड, 12 सेकेंड पे ये है मान लो 14 मीटर पे, और फिर 16 मीटर पे, या फिर 12 मीटर पे अगेन। अब यहाँ पे हमें कहाँ तक बनाना पड़ेगा, 12 तक बनाना पड़ेगा, 2, 4, 6, 8, अच्छा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। दिस इज द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। क्यों डिस्प्लेसमेंट लिख रही हूँ अभी मैं आपको बताऊंगी, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, पहले 2 मीटर पे है, 4 मीटर पे है, 6 फिर उसके बाद 6 मीटर पे, 8 मीटर पे, कहीं पे फिर वापस 8 मीटर पे आ गया, तो क्या कभी डिस्टेंस डिक्रीज होता है? एक बार जब 6 हो गया, उसके बाद एक बार जब 8 हो गया, फिर 10 हो गया, तो 10 के बाद फिर से 8 होगा क्या? नहीं, डिस्टेंस तो इंक्रीज होता है ना, कभी डिक्रीज नहीं होता, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो इसको या तो आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोल सकते हो, या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोल सकते हो, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, क्योंकि जो रेफरेंस पॉइंट से जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही पोजीशन होगी। रेफरेंस पॉइंट से अगर उसका डिस्प्लेसमेंट है 8 मीटर तो पोजीशन भी उसकी 8 मीटर होगी। अगर उसका रेफरेंस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट है 6 मीटर तो पोजीशन भी 6 मीटर होगी, है ना। यहाँ से अगर रेफरेंस पॉइंट से अगर उसने डिस्प्लेसमेंट किया 6 मीटर तो पोजीशन क्या होगी, 6 मीटर।
फिर अगर मान लो उसने उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 4 मीटर, तो यहाँ पे उसकी पोजीशन क्या होगी 4 मीटर। तो इसको बेसिकली वैसे तो पोजीशन टाइम ग्राफ लिखा जाता है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ लिखो तो ही बेटर होगा, है ना। सो दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ, कि किसी टाइम पे पोजीशन क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ। अलग अलग टाइम पे हमें पोजीशंस गिवन है। t इज इक्वल टू 0 पे 0 पे है, t इज इक्वल टू 1 पे कहाँ है 2 मीटर, t इज इक्वल टू 2 पे 4 मीटर, t इज इक्वल टू 3 पे अगेन 2 मीटर, t इज इक्वल टू 4 पे अगेन 4 मीटर। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम हियर, पहले वो यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, उसके बाद t इज इक्वल टू 4 हो गया, t इज इक्वल टू 5 पे 6 मीटर, फिर उसके बाद यहाँ गया, t इज इक्वल टू 6 पे 8 मीटर, t इज इक्वल टू 6 पे 8 मीटर। ठीक है, t इज इक्वल टू 7 पे 10 मीटर, t इज इक्वल टू 7 पे 10 मीटर। ओके, नाउ t इज इक्वल टू 8 पे अगेन 8 मीटर, t इज इक्वल टू 8 पे अगेन 8 मीटर, तो यहाँ पे है, फिर से वापस आ गया। ठीक है, इनको मिटा देते हैं अभी। फिर उसके बाद t इज इक्वल टू 9 पे 10 मीटर, t इज इक्वल टू 9 पे अगेन 10 मीटर। तो यहाँ पे एकदम रैंडम सा मोशन है, ऑब्जेक्ट ऐसे स्टार्ट करके कैसे हो रहा है, वो स्ट्रेट लाइन में तो चल रहा है, लेकिन दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, और यहाँ पे 1 मीटर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे करके हैं। तो पहले वो कहाँ गया, पहले वो गया 2 मीटर पे, पहले वो यहाँ से यहाँ गया, उसके बाद 2 से 4 गया राइट, फिर 4 से 2 आ गया, फिर इधर वापस आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड, फिर यहाँ वापस आया, फिर उसके बाद 4 मीटर पे गया, फिर 6 मीटर पे गया, फिर उसके बाद 8 मीटर पे गया, देन 10 पे गया है। ठीक है, 10 पे जाने के बाद फिर 8 पे आया है, फिर 10 पे गया है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ये रिप्रेजेंट करने का मतलब ये जस्ट आपको बताने का तरीका है, बट वो कैसे मूव कर रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कैसे मूव कर रहा है, पहले 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4 फिर 6 और 6 के बाद फिर 8 फिर 10, उसके बाद फिर 8 फिर 10 और फिर 12, इस तरीके से मतलब आगे पीछे कभी आगे जा रहा है कभी पीछे जा रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है, उसका एकदम रैंडम मोशन है। तो ये होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ना तो किसी फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, उसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है वेरिएबल, वेलोसिटी है वेरिएबल। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन इज ऑल्सो चेंजिंग। हाँ, मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी में, वेलोसिटी जो है उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्लियर है, इसका मतलब अगर हम लोग बोल रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ तो भी वेलोसिटी चेंज होगी। मान लो मैग्नीट्यूड सेम रखा लेकिन डायरेक्शन चेंज कर दिया, मान लो डायरेक्शन सेम रखा, डायरेक्शन चेंज कर दिया, मैग्नीट्यूड सेम रखा। ठीक है, इनमें से एक को कांस्टेंट, दूसरे को वेरिएबल, दूसरे को कांस्टेंट, पहले को वेरिएबल, ऐसा भी अगर कर दिया, कोई एक भी अगर हम चेंज कर रहे हैं तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, और अगर दोनों चेंज कर रहे हैं तब तो वेलोसिटी चेंज होगी ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि डायरेक्शन भी आगे पीछे, कभी पॉजिटिव वेलोसिटी कभी नेगेटिव वेलोसिटी। तो दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी वेरिएबल है, डायरेक्शन इज ऑल्सो चेंजिंग, मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो चेंजिंग, मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो चेंजिंग, बोथ आर चेंजिंग। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ एकदम रैंडम सा बनेगा, कैसा भी बन सकता है। क्लियर, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हमने बना लिया फॉर द पार्टिकल विच इज एट रेस्ट विच इज नॉट मूविंग एट ऑल। ठीक है, उसके लिए बना लिया। उसके अलावा हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ उसके लिए बनाया जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, एक कांस्टेंट रेट है उसका चेंज का, है ना, 4 मीटर एवरी सेकंड 4 मीटर, या एवरी सेकंड 2 मीटर, या एवरी सेकंड 5 मीटर, कुछ भी हो सकता है। तो रेस्ट में है उसका भी बनाया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही बनाया, यूनिफॉर्म मोशन का ही बनाया। तो दीज आर सम डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस में है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे सकता है और पूछ सकता है कि डिफरेंट टाइम पे बताओ कि रेफरेंस पॉइंट से वो कितनी दूरी पे है, या फिर रेफरेंस पॉइंट से उसका क्या लोकेशन है, क्या पोजीशन है, या फिर कितना डिस्प्लेसमेंट है उसका। अब जैसे मैंने पिछला जो ग्राफ बनाया था जो कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना था, उसको थोड़ी देर के लिए बनाते हैं। ठीक है, ये 2 सेकेंड पे मान लो 2, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे इस केस में क्या है कि भाई आपको फ्रॉम
रेफरेंस पॉइंट से किसी टाइम पे उसका क्या डिस्प्लेसमेंट है वो भी पता चल जाएगा। मान लो t इज इक्वल टू 7 पे वो 6 मीटर पे है, ठीक है, वो भी पता चल जाएगा। और ये भी पता चल जाएगा कि t इज इक्वल टू 7 से t इज इक्वल टू 10 के बीच में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। तो t इज इक्वल टू 7 पे वो कहाँ था, 6 मीटर पे था। t इज इक्वल टू 10 पे वो कहाँ है, लेट्स से 8.5 मीटर पे। लेट्स से दिस इज 8.5 है ना, 9 और 8 के बीच में तो 8.5 होगा। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 7 पे वो कहाँ खड़ा है, t इज इक्वल टू 7 पे वो खड़ा है 6 मीटर पे। और t इज इक्वल टू 10 पे वो चला गया 8.5 मीटर पे, मतलब कितना चल लिया, 6 से 8 हो गया 2 है ना, दिस डिस्टेंस इज 2, और फिर ये 0.5, मतलब टोटल 2.5 मीटर चला है। किस टाइम पे, t इज इक्वल टू 7 से t इज इक्वल टू 10 के बीच में। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ से आप ये सारी चीजें देख करके बता सकते हैं कि वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस क्या है, पोजीशन क्या है। इसके बाद और भी बहुत सारे ग्राफ से हम एक एक करके नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ अगली क्लास में पढ़ेंगे।